working with sattas, with our methods taught in Anish classes. So today there will be four teachers who will be with us in this lecture. First, I will take the subject of physics. Then Fatima ma'am will take the chemistry. Then Sohail sir and Asghar Ali sir together will take the biology. And it will be guided by Anish sir, of course. We will hear him within 5 minutes. So without wasting time, let us start. So these are some agendas of today's lecture. We will see the overview of NEET, which you already know. We will see before few hours of exam what we can do, and during exams also we have to make sure some of the things which can be done. Time management as well as paper pattern will be discussed. Nature of the questions, syllabus, and some tips and tricks of each subjects we will see. Okay. सो बच्चों, एज अ फिजिक्स टीचर मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि एकेडमिक सपोर्ट से ज़्यादा आपको अभी फिलहाल मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने एज अ टीचर ये देखा है कि बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस स्टूडेंट्स. जो बच्चे एग्जाम को लेकर के सीरियस होते हैं वो बहुत 2 साल तक बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अपना पूरा 100% अप्लाई करते हैं, लेकिन एग्जाम जैसे जैसे करीब आता जाता है वैसे वैसे उनके जो है मेंटल स्टेबिलिटी वीक होते जाती है और उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और अगर ये ना हो तो फिर ग्राफ जो है बच्चों इस तरीके से नीचे आता है. आपको कहूँ परफॉर्मेंस वर्सेस टाइम, तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाता है विद टाइम. तो अगर आप इमोशनल सपोर्ट नहीं रखोगे, आप अगर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रखोगे, सो यू विल सी दैट इवन दो यू नो द क्वेश्चन, यू हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन मेनी टाइम्स, लेकिन एग्जाम के दिन जो है वो आपसे नहीं बनेगा, जो कि बहुत बुरी बात है. इसीलिए अभी जो टाइम चल रहा है बच्चों, उसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जितना पढ़ाई करना था उतना पढ़ चुके हम. अब जो है जो मौका है उसको फुल्ली यूटिलाइज करो और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी लाओ. जितना आपने पढ़ा है उसके अंदर अगर हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं और कॉन्फिडेंस रखते हैं तो बहुत ज्यादा जो है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा. सिमिलरली टेक अ गुड स्लीप, at least 7 to 8 hours per day. Sleep is necessary because your health is the most important thing for the exam. आपने 2 साल मेहनत की है और एग्जाम टाइम में अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं या फिर कुछ हो जाता है, वीकनेस वगैरह आती है, तो फिर ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो है रिजल्ट पर देखने को मिलता है. और अपने सराउंडिंग्स में ऑलवेज स्प्रेड पॉजिटिविटी. बी विद द पीपल who spreads positivity. Do not be with the people who spreads negativity. Always remove yourself from the meetings, from the sessions which are dealing with negativity. So negativity फैलने से अच्छा है, बेहतर यह है कि पॉजिटिविटी को फैलाया जाए, ऐसे लोगों को के साथ रहा जाए जो हमें हमें पॉजिटिव बातें करते हैं नीट के बारे में. ठीक है ना. नेगेटिविटी से हर अपने आप को बचाओ. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड बिफोर द एग्जाम आप ऑफ कोर्स पैनिक करोगे. पैनिक इज अ नेचुरल थिंग. पैनिक इज अ नेचुरल थिंग. तो उसको पैनिक में आ जाना ये बुरा नहीं है बच्चों. अपने आप को पैनिक जैसे ही पैनिक की कंडीशन आती है, वेन एवर यू पैनिक, इमीडिएटली पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दिस प्रेशर. तो वो जो टाइमली अपने को प्रेशर मिलता है, जो मोमेंटरीली प्रेशर मिलता है, इमीडिएटली पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट. ठीक है ना. तो जितना जल्दी आप ये काम करोगे उतना अच्छा होगा. आप जब नीट का एग्जाम पेपर सामने आता है तो बहुत सारे जो है अलग अलग जो है सिचुएशंस होती है अपने माइंड की. तो जैसे ही आप पैनिक की कंडीशन में फंसो, फौरन अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश करो. जितना जल्दी आप उससे बाहर आओगे उतना जल्दी जो है आप चीजों को, कंसेप्ट को रिगेन कर पाओगे. टॉकिंग टू द नीट सिलेबस, नीट का जो रिपीट जो पीवाईक्यूज हमने पढ़ा और हमने जाना, उसके अंदर से हमने ये देखा कि 60% ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न रिपीट होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट पैटर्न, नॉट द क्वेश्चंस. एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो बहुत रेयरली रिपीट होते हैं, बट क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो जैसे मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को 2-3 एग्जांपल के साथ, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही रिपीट होता है. फॉर जैसे कि अगर उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन पूछ रहे तो 60% चांस है कि नेक्स्ट ईयर भी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन पूछ ले. डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो 60% चांस है कि नेक्स्ट टाइम भी
वो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पर सिमिलर क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ा वो क्वेश्चन को मोल्ड करता है, थोड़ा ट्विस्ट करता है, तो ट्विस्टिंग और विथ एडिशन ऑफ मोर कंसेप्ट्स के साथ वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जो क्वेश्चन नीट के अंदर जो पेपर पीवाईक्यूज का पैटर्न देखा गया, उसमें 50% जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आउट ऑफ 45 टू 50 क्वेश्चन है ना टोटल, तो 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स के अंदर से होते हैं। मैं यहाँ पर एक और नाम लेना चाहूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर से भी एक मेजर पार्ट आता है, बट इलेक्ट्रोडायनामिक्स बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर लिखा नहीं। कंपेयर टू दैट मॉडर्न फिजिक्स काफी आसान है, तो आप उसको टारगेट करके जो है अपने ये जो बाकी जो दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं आई थिंक, उसके अंदर जो है आप पूरा मॉडर्न फिजिक्स को गो थ्रू करो, उसको स्ट्रांगली रिवाइज करो, उसके सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करो। उसी के साथ साथ मैकेनिक्स भी काफी आसान चीज है, तो मैकेनिक्स में से कुछ पार्ट इजी है, कुछ पार्ट डिफिकल्ट है, तो उन पार्ट्स को जो जो पार्ट आपको इजी लगता है, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट फाइंड्स रोटेशनल डायनामिक इजी, सम ऑफ देम फाइंड्स काइनेमेटिक्स इजी, सम ऑफ देम फाइंड्स ग्रेविटेशनल इजी, तो जो भी आपको चैप्टर अच्छे लगते हैं उसके अंदर आप रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करो और मल्टीपल रिविजन्स करो। सो अनीश सर आ चुके हैं, तो हम लोग उनको सुनेंगे, उसके बाद हम मेरी बात कंटिन्यू करेंगे। किधर गई, किधर गई, कहाँ चले गए, क्यों तुम लोग घर घर जाने बोले, हाँ क्या बोला, स्टार्टिंग हुआ, स्टार्ट हुआ, मैं 10 मिनट लिया, इमरान का ऑडियंस है, हाँ, चलो कर लो। ये टीचर्स जो है वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज। मेरा आपको पीपीटी दिखाना, मेरा इतना ही बोला है कि नीट में 25 लाख बच्चे बैठते एग्जाम में। कैमरा आप किधर चलेगा, पीछे के स्टार्ट देते हैं। नीट में 25 लाख बच्चे जो एग्जाम में बैठते हैं, और उस 25 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे डॉक्टर बनते हैं। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ। तो मैं इस बात पे हमेशा स्ट्रेस करता हूँ कि वो बाकी 24 लाख बच्चों का क्या। ये मेरा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके पास ऑनलाइन आया हूँ, लाइव आया हूँ ये बात करने के लिए कि व्हाट अबाउट द 24 लाख चिल्ड्रन हु हैव filled up the need form and who are not going to get into government colleges or private colleges. पीपीटी पीपीटी दिखा ना सर, पीपीटी 25 लाख, एक मिनट, 25 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा है, 1 लाख बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, बाकी 24 लाख क्या। उसमें भी स्टैटिस्टिक्स है कि कुछ बच्चे रशिया जाते हैं, यूएसएसआर जाते हैं, कुछ बच्चे बांग्लादेश जगह डॉक्टर बनते हैं, कुछ बच्चे फिलीपींस में जाके डॉक्टर बनते हैं। एजुकेशन अब्रॉड भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अभी आफ्टर यूक्रेन रशिया नया स्टैटिस्टिक्स ये है कि क्या करेंगे आगे। ये 25 लाख बच्चों का फ्यूचर पे बात करना जरूरी है। जो बच्चे 600 प्लस है उनको तो एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा, या फिर पीडीएस या होम्योपैथी जो भी है। तो क्या ये 24 लाख बच्चे को करियर काउंसलिंग चाहिए, नहीं चाहिए? पूरे इंडिया में अभी 1 लाख करियर काउंसलर की जरूरत है, 1 लाख प्लस। हमारे बच्चे करियर काउंसलर्स क्यों नहीं बन रहे, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा है कि एग्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है आइसर। कितने लोग इस बात को जानते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे, एनीबडी नोज अबाउट इट? चैट बॉक्स देखो सर, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट आइसर? कितने लोगों ने सुना है आइसर के बारे में, और सुना है तो क्या सुना है? ऑडियंस, इंटरेक्टिव डिस्कशन है, तो आप लोग अगर बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कुछ फायदा हो रहा है लोगों का। Yeah, audience, anyone can unmute yourself and you can speak. Certainly.
Will anybody? Never heard about it. That's what I wanted to know. After 12th, there is an exam. India, mein you can Google, first Google out how many ICERs are there. The best ICER is in Bhopal. The second best is in Kolkata. The third best is in Pune. And to be very frank, MBBS के लिए जो प्राइवेट में पैसे देना, इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है. हम लोग उसको फ्री में, ऑलमोस्ट गर्ल्स के लिए तो एजुकेशन एकदम फ्री है. पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन फ्री है. यहाँ तक कि गर्ल्स को स्टाइपेंड भी मिलता है. ये कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? पढ़ने के पैसे मिलते हैं. और ये बात आपको पता होना चाहिए कि नीट और जेडब्ल्यू के थ्रू बंद कर दिया गवर्नमेंट ने. आईसर का अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसका नाम है IAT. जितने लोगों को समझ में आया बोलो ऐसा पहली बार हुआ है. कितने लोगों को पहली बार समझ में आया? Yes, Mohammad Rehan, you had heard it in NEET classes. Very good. Anybody else don't know, sir? So please fill up the form. Last date क्या है जरा चेक करो. सोनाली मैम क्या बता सकते हैं? सोनाली मैम को ज्वाइन करने बोला. लास्ट डेट फॉर आइसर फॉर्म चैट बॉक्स में लिखो. May 13 is the last date. May 13 is the last date to fill up the ICER form. Link भी भेजते हैं. You want to know more about it? You call us on 9890. Sir, but what subjects we have to study in ICER? Physics, chemistry, maths, and bio. The 4 subjects. Acha. Entrance exam is after 12th. Okay. Sir, how to speak English? You have to prepare whatever you are preparing for NEET or JW the same. उल्टा उससे और इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है. एप्टीट्यूड भी होता है इसमें थोड़ा. अभी क्योंकि हमारा नीट, we are talking about NEET, so I don't want to divert from NEET. But then I just thought कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल भी आया. आर्टिकल भी मैं शेयर करता हूँ. मेरा फोन से आर्टिकल शेयर कर दो. हाँ, आइसर का आर्टिकल शेयर करो. नहीं, आइसर का भी है, ये भी है, और एक राइटअप भी है डायरेक्टर का. ठीक है, तो कैन वी कंटिन्यू? Yes, yes. तो जो सोनाली मैम ने भेजा, ऐड किया. कौन सा? सोनाली मैम ने 3 स्लाइड भेजे थे ना, ऐड किया. अच्छा, चल को भेजा था. कहाँ तक हुआ तुम्हारा? प्रतिमा तूने ऐड किया और 3 स्लाइड? एडिट नहीं किया आपने. तो इस पे तो बात करेंगे बच्चे. नीट एग्जामिनेशन के बारे में, ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे. एग्जाम के पहले क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन के क्या टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे. पेपर पैटर्न पे बात करेंगे. नोट्स पे बात करेंगे. एक बच्चा है, आपको पता नहीं, शोएब आफ्ताब. कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? ऑडियंस? Yes, first rank AIR. हाँ. Do you know that he is selling notes on the YouTube or on the Amazon platform? आप गूगल करो शोएब आफ्ताब नोट्स. वो बच्चा अपना खुद का नोट्स बेचता है. कितने लोगों ने सुना है शोएब आफ्ताब के बारे में? Yes, I have heard. हाँ, तो उनका नोट्स मिलता है, वो बच्चा नोट्स बेचता है उसका. तो व्हाई डोंट यू रेफर दैट नोट्स? Okay. और एक बुक अच्छा लगा था मुझे, पल्लवी मैम के पास था, मैंने बताया ना, सट्टे वाला बुक था बायो का. पल्लवी मैम को पूछो बुक का नाम क्या. बायो के सट्टे का बुक का नाम क्या था? पल्लवी मैम को पूछो. मैम लगा. मोस्ट इम्पोर्टेंट है डोंट पैनिक. एंड ये नीट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको कोई अपर एज लिमिट नहीं है. तो ऑल्सो सी दैट यू डोंट पैनिक. लिख नहीं सकते सर? डोंट पैनिक एंड ऑल्सो डोंट फील दैट दिस इज द एंड. बहुत सारे चीज कर सकते हैं. हेलो मैम, वो बायो के लिए सट्टे की कौन सी बुक थी आपके पास? है ना पल्लवी मैम, एक बुक था ना बायो का, आपने मुझे दिखाया, शॉर्टकट्स वाला. नहीं, आपने मेरे को एक बुक दिखा था ना, एक बच्चा, 2000 रुपीज वाली बुक.
हाँ, बायो हैक लिखो सर, बुक का नाम लिखो, बायो हैक। कितने लोगों ने बुक का नाम सुना है, बायो हैक? Yes, I have referred that. It's good. हाँ, तो जरा वो भी बच्चों को बता देना, उसका नाम लिख लो। मोबाइल लिख But it's good for only revision, not to detail study. हाँ, इट्स ओके, बट रिविजन के लिए भी अच्छा है। बच्चों को पता नहीं होता बुक के बारे में, तो अभी घंटों का काम मिनटों में करने के लिए आसान तरीका है ना। अभी एग्जाम तो मई 2 तारीख को है ना, मई हाँ 5 को है। सही बात। मई 5 तक जी पढ़ने जी के लिए वो बच्चा सही है। खुद पास है, तो उसको रेफर कर सकते हैं। हाँ सही। ऐड नहीं किया मैंने, कुछ भेजा तो मैं ऐड नहीं किया उसको। लास्ट 3 स्लाइड्स थी सर, लास्ट 3 स्लाइड्स थी जो मैंने भेजा था कंटेंट वो। लास्ट 3 स्लाइड्स नहीं है इसमें, मेरे को दिखाओ, खोल के दिखाओ, मैं बात करूँ। उसमें कैसे अगर हम लोग नीट में देने के बाद वी कैन ऑल्सो गो टू बायो, वी कैन ऑल्सो बी अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है। फॉरेंसिक कितने लोगों ने सुना? फॉरेंसिक, I heard फॉरेंसिक about कितने it. लोगों ने सुना? सुना नहीं है। कितने लोगों ने फॉरेंसिक सुना है? Sir, can you please share this links in और हमने chat? सुना है हाँ, PDF फॉरेंसिक links. लिखो, चैट बॉक्स में फॉरेंसिक लिखो। फॉरेंसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी गुजरात में है। इसके ऊपर भी आपको अच्छा जॉब मिलेगा। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे बहुत काम करना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट ICAR? ऑडियंस, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सोनाली मैम, भी ICAR का अलग एग्जाम होगा Heard क्या, about CUT it, के थ्रू sir. होता है? CUT सर, CUT के थ्रू होता है। और महाराष्ट्र में जो CET एग्जाम है, CET के एग्जाम के थ्रू भी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलता है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिल्ड अप CUT का फॉर्म? CUT का फॉर्म भरने का लास्ट डेट निकल गया ना? हाँ सर। Yes, sir. नीट का कोई विंडो ओपन किया था ना उन्होंने? विंडो ओपन हुआ था सर, 2 दिन के लिए क्लोज हो चुका है फिर से। तो हो सकता है ना कि वापस CUT का विंडो ओपन हो। तो हाउ मेनी ऑफ हो यू हैव हर्ड सकता है। अबाउट CUT? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट CUT? Yes, sir. Me, हाउ मेनी sir. ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस? Me. हाँ। I heard हाउ about मेनी it. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट a profession called medical writer? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट इसलिए भी पढ़ना है कि अच्छा टीचर बनना है। तो दोज हु फील दैट दे आर नॉट गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, लेकिन उन्होंने नीट के लिए बहुत अच्छा तैयारी की, तो दे कैन ऑल्सो बी अ गुड टीचर, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स टीचर इन द मार्केट। रिमेंबर दिस। घंटों का काम मिनटों में कराने वाले बहुत सारे टीचर्स का जरूरत है मार्केट में। तो बिकमिंग अ गुड टीचर इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। ये मेरा फोन नहीं है, मेरा फोन क्यों है? Any question to be asked? Those children who are connected, our teachers are there who will talk. I'll allow them to talk on it. But I felt that I should have speak on ISER and other activities, which is related to NEET. Okay. And please be aware of all the agents in the market who will come to you at the NEET center and tell you to get admissions in various
colleges in India and abroad. So remember that whatever admission that you get, it should be purely based on your NEET score. So don't get diverted from the NEET score. हम पैसे देंगे तो आपका एडमिशन करा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे बच कर रहना इंपॉर्टेंट है. Any questions to be asked? और किसी पे बात करना है क्या सोनाली मैम? ऑल इंडिया मेडिकल Yes, sir. साइंस में दिल्ली में एक कॉलेज है, सबको पता है, मौलाना आजाद के नाम से. यहाँ पे बहुत कम पैसे में आपका एमबीबीएस Yes, होता है. sir. इसके बारे में तो आई थिंक यू शुड नो. और जो भी नीट के लिए प्रिपेयर Saint करे उन्हें College. जिपमर का भी एग्जाम देना चाहिए. जितना आइसर इंपॉर्टेंट है जिपमर रिसर्च के लिए और प्योर साइंस के लिए, तो प्योर साइंस के लिए भी अच्छा है. प्योर साइंस के लिए और एक कॉलेज है IIST जो बैंगलोर में है, और IISc मिलने के लिए नीट का स्कोर देखते हैं, JEE का स्कोर देखते हैं. तो सब बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते. अच्छे स्कोर से करियर गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपको पता चलेगा कि हम आप कहाँ जा सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और कोई एग्जाम जो बात करना चाहिए मैं सोनाली मैम बेस्ड ऑन नीट? सर IISc में नीट के स्कोर पे एडमिशन होता है, बट सब्जेक्ट प्रेफरेंस हाँ ठीक है ना. जो है उनका वो भी हाँ, PCM कंपलसरी होता है 11th हाँ. 12th और स्टैंडर्ड में. बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग नीट, हमारे यहाँ अनीस डिफेंस करियर एकेडमी में हम बच्चों को नीट इसलिए पढ़ाते कि हम चाहते कि नीट वाले बच्चे AFMC में जाए, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज. एक ही कॉलेज है जहां पे आपको एमबीबीएस करने के पैसे मिलते हैं, देना नहीं पड़ता. यहाँ नो फीस. इनफैक्ट आपका शूज का लेस का पैसा भी गवर्नमेंट देता है. 4 साल के एमबीबीएस का पूरा पैसा गवर्नमेंट खर्च करता है. आपका यूनिफॉर्म से लेके, आपका पढ़ाई से लेके, और आपका फूड से लेके, अकोमोडेशन, एवरीथिंग इज पेड बाय द गवर्नमेंट. कितने लोगों को एफएमसी के बारे में मालूम है? उसका फॉर्म अलग से No, भरना sir. पड़ता है. बेस्ड ऑन नीट है वो. नीट में गर्ल्स अगर आपको 650 मार्क्स है प्लस, तो आपका फ्री एमबीबीएस का एडमिशन होता है, फ्री. ये पता होना चाहिए. So one more thing that I will speak is there are 120 seats, of which 20 seats are reserved for girls. So this is also important. I think Asad sir will continue. So sir continue करो सर, 10 मिनट उनको भी दो. Any questions to be asked? I've shared my number. You can talk to me. केमिस्ट्री बायो को भी दो. जी सर. 10 मिनट बात करो. हाँ हाँ. ओके. तो बच्चों, I was talking about time management. So these are the last minute revisions which you have to make it very strong. तो उसके लिए आपको रीडिंग एबिलिटी क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू करना पड़ेगा. देन you have to get the photographic memory. In physics we encounter many formulas, many diagrams which are very necessary for NEET. So that is why photographic memory is very important. At the time of exam you must recall the formula with the speed as well as accuracy. So you must know how to solve the questions with speed as well as accuracy, because time is very crucial. In 180 in 1 hour you have to solve 180 marks of questions, that is 45 questions. So approximately you are getting only 1 minute for solving one question. Each question must be solved within 1 minute. So that is why, as well as the NEET exam is not digital, so you have to mark that question as well as you have to solve that question. You have to read that question. First you have to read the question, then you have to understand that question, you have to solve that question, and you have to mark the bubbles, right? So these 4 tasks must be done within one minute. That is why you need a lot of speed as well as accuracy. You need a lot of focus. So don't waste your time during the exam. Time management is very crucial. So time management can be solved by giving many tests, by applying the timer. लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स के जो कंसेप्ट्स होते हैं, हाउ उसको रिवाइज कैसे किया जाए.
सो मल्टीपल रिविजन्स, और क्या कहेंगे, मल्टीपल रिविजन्स, एक दिन में जो है पूरा पूरा सिलेबस कई मरतबा आप लोग रिवाइज करो, मल्टीपल रिविजन्स की आदत डालो। मल्टीपल रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लास्ट डेज। सो जैसे कि मैं एक एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइन डायग्राम है, दैट इज वेरी इजी पार्ट, एंड मेनी मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज बीन आस्क्ड। सो इसका रिवीजन कैसे करना है आपको, सबसे पहले तो ये डायग्राम याद चाहिए कि लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफन, दीज आर द फोर सीरीज ऑन विच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड। सो इसके लिए एक फॉर्मूला है, रेडबर्ग फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ यूजिंग दैट फॉर्मूला, 1/λ। जो लोग बच्चों ने नीट की पढ़ाई की है, 1/λ, 1/n1² minus 1/n2²। This formula is very important to calculate the wavelength emitted by the atom, emitted by the electron when it jumps from higher orbit to lower orbit. अब ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अब इसका एक सट्टा हमने बनाया है, जो कि आपको डीसी पांडे जैसी बुक्स के अंदर मिलेगा। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट और n1 n2 के वैल्यूज रखोगे तो बहुत लेट कैलकुलेशन होगा। मैं आपको बताता हूँ, इसका शॉर्टकट ऐसा है कि 911 और इंटू रेसिप्रोकल करना है, डायरेक्टली आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। आई विल गिव वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये ब्रैकेट कैलकुलेट करूंगा, 1/n1² minus 1/n2², दैट इज 1/1² minus 1/3²। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8/9 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल जो है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। 8/9 का रेसिप्रोकल क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 911 इंटू 9/8, और इसका डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा लैम्डा के टर्म्स में, मतलब एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में। ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट अगर आपके सामने है तो आप इमीडिएटली जो है कैलकुलेट कर पाओगे, वरना यहाँ पर क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू रख करके उसको रेसिप्रोकल लेना होता है। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो है हमारे पास ट्रिप्स है, ट्रिक्स है। उसकी मैं एक फाइल देता हूँ आपको, मैंने सारे शॉर्टकट्स जो है एक फाइल के अंदर रखा हूँ, वो फाइल आप चैट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। उसके अंदर जो है मॉडर्न फिजिक्स के सारे जो है शॉर्टकट्स मैंने कलेक्ट किया हूँ मेरी हैंडराइटिंग में, वो आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली आप क्या करो, अब देखो, जैसे हमने रेडबर्ग कांस्टेंट उठाया और रेडबर्ग फॉर्मूला उठाया, तो इसके इसके अराउंड में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या क्या ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में, वो आप देख लो। तो वो सारे ट्विस्ट का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट ना, मैं चैट बॉक्स में डालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड द फाइल। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, पेस्ट क्यों नहीं? ओके, सो मैंने फाइल डाल दिया, आप लोग चैट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। यू कैन सी ऑल द शॉर्टकट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सिमिलरली मैं आपको ये भी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जैसे आपने एक कंसेप्ट उठाया ना, अभी उसमें क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दे मे आस्क द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो व्हाट टू डू फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। वी नो दैट लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन का फाइनल ऑर्बिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें पता है कि बोर्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग डेल्टा इज इक्वल टू hc/λ होता है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को, मतलब वेवलेंथ मैक्सिमाइज करने के लिए हमें एनर्जी गैप को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करना पड़ेगा विद द मिनिमम एनर्जी गैप, एंड दैट इज पॉसिबल फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग everything surrounding that concept you must know. Similarly, for shortest wavelength के लिए क्या करना पड़ेगा, shortest wavelength of maybe बाल्मर सीरीज। तो यू नो बाल्मर के लिए क्या करना होता है, सेकंड ऑर्बिट चूज करना है, एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको एनर्जी गैप को मैक्सिमाइज करना होगा। दैट मींस वी विल मेक द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इंफिनिटी टू सेकंड ऑर्बिट। Similarly, they may ask the question like this: first line of Lyman series. So what do you mean by first line of Lyman series?
You can see the line diagram. You have to recall that line diagram. That is why I'm saying you the photographic memory is very important. So you have to know the line diagram first. So in the line diagram, I have shown you that first line is called Lyman series, first line of Lyman series. It is also known as alpha line. So that is why you must know all these things in order to crack the NEET exam. So that this is just for the one concept. You can apply this technique for all the concepts of the physics exam. Alpha line, second line we can call it as beta line, third line can be called as gamma line, fourth line can be called as delta line, like that. So Lyman, Balmer, Parson, bracket, Pfund, these are the 5 lines on which the question may be asked. So this is how you can revise the concept within 5 minutes. जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उनको पता होगा कि मैंने ये कैसे 5 मिनट्स में आपका रिवीजन लिया है. तो ठीक है, अभी केमिस्ट्री का फातिमा मैम लेंगे. सोहेल सर आप हो ना? यस सर ऑनलाइन हूँ सर, कनेक्टेड हूँ. कहाँ से शुरू करना? प्ले करें. Good morning, everyone. So, myself Fatima Sayyed. Good morning. And good morning. And myself Fatima Sayyed, and मैं यहाँ पे chemistry faculty हूँ ADCI में. So, I'll be giving some tips and tricks that how to answer chemistry question within 1 minute or within 30 seconds. उससे पहले हम overview कर लेते हैं. तो basically ये exam का नाम NEET है, as you all know, and it is conducted by National Testing Agency. मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑफलाइन, यानी आपको OMR शीट मिलेगा और आपको सर्कल आउट करना पड़ेगा. ड्यूरेशन 3 hours 20 minutes है, दैट इज टोटल 200 minutes आपको मिल रहा है. ओके, टोटल क्वेश्चन विल बी 200, उसमें से 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एंड टोटल मार्क इज 720. क्वेश्चन टाइप इज MCQ. मार्किंग स्कीम इज, अगर एक सही आंसर आया तो आपको +4 मिलेगा, बट अगर आपका एक गलत आंसर निकला तो आपको -1 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है. नीट लैंग्वेज जो है वो 13 लैंग्वेजेस में है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑफिशियल वेबसाइट इज दिस. ओके, नेक्स्ट इज सो दिस इज लाइक जैसे असद सर ने बताए थे कि नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए अभी फिलहाल बच्चों को मेंटल एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप रीडिंग बिफोर 12 hours ऑफ एग्जामिनेशन. इसका मतलब क्या है कि जब आप फॉर एग्जांपल आज नीट एग्जाम है और अगर आज सुबह 6 बजे उठ के इफ यू लर्निंग सम न्यू कंसेप्ट, तो आपको क्या होगा, आपको एंशियस हो जाओगे, पैनिक होना स्टार्ट होगा, तो आप वो कंसेप्ट को ठीक से पढ़ नहीं पाओगे और आप जो पुराने कंसेप्ट जो आपने उसमें एस किए हो वो भी आप भूलना स्टार्ट कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव टू टेक 6 to 7 hours ऑफ स्लीप ऑब्वियसली, बिकॉज इट कैन हैव अ ग्रेट अगर आप इतने अच्छे खासा सो रहे हो तो ये आपका मेमोरी और थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग पे इफेक्ट करता है. डोंट टॉक विथ एनीवन बिफोर एग्जाम, डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट एग्जामिनेशन, फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट. सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ खुद पे भरोसा रखना कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो. शुड बी बिंदास एंड यू शुड बी कूल जस्ट बिफोर एग्जाम. ओके, next is, this is just during examination, we'll talk about this later. Okay, तो time management. So basically अभी आपका नीट एग्जाम 5th मई को है, राइट? तो आपके पास अभी मंथ में डेज में कन्वर्ट हो चुका है ऑब्वियसली. तो पहली बात, आपको आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप पहले सारे मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट दे स्टार्ट विथ बायोलॉजी, राइट? फिर उसके बाद आपको चूज करना है कि विच सब्जेक्ट यू शुड स्टार्ट फर्स्ट, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री.
इफ यू आर स्टार्टिंग, इफ यू थिंक कि आपसे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से होता है, तो आफ्टर बायोलॉजी यू कैन स्टार्ट विद केमिस्ट्री, एंड देन लास्ट के लास्ट के 1 आवर 1.20 में आप फिजिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो मेजोरिटी आपको केमिस्ट्री के लिए, मैक्सिमम आपको फिजिकल केमिस्ट्री को टाइम जाएगा, बिकॉज वहां पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो इट कैन टेक अराउंड 20 to 25 मिनट्स। ओके, एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैक्सिमम 30 मिनट्स में हो जाएगा, तभी जब आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, एज वी ऑल नो इट कंसिस्ट 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें से यू हैव टू आंसर 180 MCQ। ओके, सो देयर वुड बी टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ टोटल हर सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए इट कंसिस्ट ऑफ 35 MCQs, जहाँ पे एवरीथिंग इज कंपल्सरी। बट सेक्शन बी में यू विल बी हैविंग 15 MCQs, उसमें से आपको सिर्फ 10 सॉल्व करना है। ओके, 10 सॉल्व करना है। अगर आपने 11 सॉल्व कर दिए तो आपको 11 के क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओनली 10 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट बायोलॉजी के दो सेक्शंस होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, वो उसके हमारे टीचर्स उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखना है, दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए 35 MCQs जहाँ पे एवरीथिंग इज कंपल्सरी, एंड सेक्शन बी विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 15 क्वेश्चंस in which you have to do only 10 questions. Okay. Next is what would be the difficulty level? Okay. So what would be the difficulty level? केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऑब्वियसली बायोलॉजी बहुत इजी होगा, बट जब केमिस्ट्री की बात करोगे तो इसका सिलेबस वास्ट है, तो इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको कौन से चैप्टर पे ज्यादा वेटेज है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेम गोज, तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल आ सकती है। तो जब आपके पास जब आपके पास पेपर आएगा, तो आपको फर्स्ट एनालाइज करना है। सो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व ऑल द इजी क्वेश्चंस, देन गो फॉर मॉडरेट वन, एंड देन लास्ट में यू हैव टू गो फॉर डिफिकल्ट लेवल। क्यों? बिकॉज डिफिकल्ट लेवल पे आप यू कांट गेस एनी आंसर। इफ यू आर श्योर, इफ यू आर डैम श्योर अबाउट दैट, तब भी आप उसको सर्कल आउट कर सकते हो, बिकॉज वंस आप सर्कल कर लोगे तो आप उसको वापस से इरेज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने कुछ गलत आंसर को सर्कल आउट किए तो इट वुड लीड टू -1 नेगेटिव मार्किंग। दैट्स वाई जो डिफिकल्ट लेवल है वो आपको लास्ट में सॉल्व करना है। गो फॉर इजी, देन मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट वन। तो ये है हमारा सिलेबस है केमिस्ट्री, एंड कितने चैप्टर्स में से कितने मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि इसमें से इतना ही आएगा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। थर्मोडायनेमिक्स 1, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन में 2 आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 एंड सोल्यूशन में 2। काइनेटिक्स में 2 आएगा, उसमें एक होगा थ्योरी बेस पे और एक होगा न्यूमेरिकल बेस पे। ओके, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1, और इक्विलिब्रियम में इट कैन बी 1 और इट कैन बी 2। दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये ऐसे ही नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। जैसे मैंने बता दी कि जो जिस चैप्टर पे ज्यादा वेटेज है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। पी ब्लॉक में 2, DNF3, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 2, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी में 2। ओके, हम बात करेंगे इसके बारे में। देन कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत बच्चों को यही पार्ट टफ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं नेम रिएक्शंस, जो आपको अच्छे से याद करना है। बिकॉज कैसा होता है कि एक क्वेश्चन में 2 नेम रिएक्शन या फिर 3 नेम रिएक्शन को कंबाइन करके वो एक रिएक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो आपको सारे नेम रिएक्शंस याद रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है, वो याद रखना। हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन अल्कोहल, फिनॉल ईथर, aldehyde, carboxylic acid, and ketone, amines, biomolecule. These are all related to your 12th standard का NCERT. Okay, so इतने questions इसमें से आएंगे, expected questions है। Okay, so this is one of the question which came last year आया था ये question। तो
इसमें से आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इतना टाइम तो है नहीं देखने ध्यान से, बट आपको क्या क्या देखना है, आपको रिएक्टेंट देखना है, रिएजेंट्स देखना है, और क्या पूछा है वो देखना है। अब रिएक्टेंट में क्या देखना है, रिएक्टेंट में आपको रिएक्शन सेंटर को देखना है। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट आपको देखना है कि ये जो है ये कहाँ पे देखा है, ये जो N2Cl वाला कहीं तो देखा होगा 12th स्टैंडर्ड में। दिस इज नथिंग बट एक नेम रिएक्शन है जो कि सैंडमियर रिएक्शन है, राइट। सैंडमियर में व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, सो वहां पे आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, सो दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, so when this particular salt, okay, I'll just write this reaction. Okay, so this is benzene diazonium salt plus and Cl minus. Okay, इसको I'm treating with Cu2Br2. तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर में से, ऑब्वियसली दिस इज हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन वाला चैप्टर में, और ये हैलो अरीन वाले पार्ट में आता है। तो क्या होता है जब हम इसको Cu2Br2 के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो पूरा जो सॉल्ट का जो एंटिटी है वो चला जाएगा, और वहां पे जो भी हम हैलोजन सोर्स ऐड किए हैं वो लगने वाला है, तो मुझे मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। डन। फिर उसके बाद दे हैव एडेड Mg, और उसको रिएजेंट इज ड्राई था, मैग्नीशियम मेटल, उसको ड्राई थर है। तो ये कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बनता है, RMgX। तो यहाँ पे जो Mg है इट वुड गेट इंसर्ट इन बिटवीन दिस R ग्रुप एंड Br, सो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा MgBr। ओके, तो रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इसको हम वाटर में ये हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या होगा, ये जो पूरा भी MgBr जो बेंजीन को अटैच्ड है वो पूरा निकल जाएगा, और नॉर्मल हमें बेंजीन रिंग मिलेगी, और जो बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा MgOH-Br। यानी दिस आंसर, ये जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ये तब आएगा जब आपका नेम रिएक्शंस जो है, सॉरी, या तो ये आपको तब आएगा, तो ऑप्शन 1 इज माई राइट आंसर। ओके ओके, तो प्रायोरिटाइज कैसे करना है, चैप्टर वाइज। रेडॉक्स रिएक्शन में यू हैव टू फोकस ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे ढूंढना है, रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है इन डिफरेंट रिएक्शन। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यू हैव टू गो फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब। काइनेटिक्स में मैंने वापस से बताया यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत है, और एक थ्योरी क्वेश्चन जरूर आएगा। Chemical equilibrium and ionic equilibrium में you should go for equilibrium constant with respect to concentration as well as vapor pressure, equilibrium constant in acidic medium, basic medium, pH, buffer, etc. ये सारे आपको मिल जाएगा। P block element है, then we have chemical thermodynamics, structure of atom is also very important जहाँ पे Bohr's model and hydrogen spectra. Okay, periodic table is also important, trends याद रखने हैं, as we go down the group down the period क्या होगा वो सब। Then comes organic में, this is very important, general organic GOC में estimation of nitrogen, sulfur and chlorine, chromatographic technique. Again all the name reaction is very important, यहाँ पे हर तरह के name reaction को याद रखना है। बायोमोलिक्यूल में only you should go for carbohydrate, amino acid and DNA. Principle related to practical chemistry, again how to estimate nitrogen, sulfur and carbon, ये सब कैसे estimate करेंगे वो इसमें पता चलेगा। Last but not the least, यहाँ पे मैंने लिखी all organic name reaction must be practiced thoroughly. Chemical kinetics and solution have at least one question. Chemical bonding, MOT, molecular orbital theory, is a must. Okay,
So these are the mentioned topics should be read and practiced in the last moment. It will ensure a good score. Okay. तो आई थिंक इतना काफी है। ये पीपीटी ले लेंगे हमको सर। हाँ, तो आपको ये पीपीटी मिल जाएगा, तो आप उसमें से देख लो। आई होप आपको किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आपका बायो होगा। ओके, सोहेल सर लेके। थैंक यू सो मच। असद सर, आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं आपका पीपीटी लगाऊं कि आपको होस्ट बनाऊं? सर मैं शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं पीपीटी स्टार्ट कर देता हूँ अपनी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ क्या सर? उससे फिर पीपीटी मेरी दिख जाएगी स्क्रीन पे। यस, अबरार सर, प्लीज मेक हिम होस्ट। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँ सर, असद सर? यस प्लीज सर। यस। सो अभी असद सर ने फिजिक्स के बारे में काफी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, फातिमा मैम ने केमिस्ट्री के बारे में दी है, और जहां तक हमें पता है ये एग्जाम का सबसे मेजर पार्ट तो बायोलॉजी है, जो 50% है हमारे एग्जाम का। 720 में से 360 मार्क्स का है, जिसमें से बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बायोलॉजी को बॉटनी और जुओलॉजी में। जैसे मैडम ने अभी पेपर पैटर्न दिखाया था हमें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से बायोलॉजी का थोड़ा सा अलग है सेक्शन ए और सेक्शन बी, क्योंकि बायोलॉजी का जो सेक्शन ए है वो है बॉटनी और सेक्शन बी जो है वो जुओलॉजी है। अब आपको कौन सा सेट मिलता है उसके बेसिस पे वो आगे पीछे होता है। अगर आपको कोई ए सेट मिला है उसमें बॉटनी ए हो सकता है, जुओलॉजी बी हो सकता है। अगर आपको कोई और सेट मिला है तो जुओलॉजी ए हो सकता है, बॉटनी बी हो सकता है। तो डिपेंडिंग आपको कैसा सेट मिला है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस का बाइफर्केशन होता है। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करके आपको बायो का थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कैसे करना है हमें। तो सर दिख रहा है असद सर? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। एक मिनट सर, स्क्रीन शेयर तो हुआ है, एक मिनट। सर मैं लगाऊं क्या आपकी पीपीटी? लगा दीजिए सर, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है सर। ओके, मैं लगा रहा हूँ मैं। ठीक है सर। सर आप कंटिन्यू करो, मैं 2 मिनट में लगाता हूँ। ठीक है। सो सर जब तक लगाते हैं तब तक हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर। तो अगर हम बायोलॉजी का बात करें, बायोलॉजी थियोरी बेस्ड सब्जेक्ट है। तो थियोरी बेस्ड सब्जेक्ट होने की वजह से इसको रीडिंग बहुत ज्यादा, हमें रीडिंग पे फोकस करना पड़ता है। और सबसे पहली चीज जो हर कैंडिडेट को पता रहनी चाहिए कि बायोलॉजी में हमें एनसीईआरटी को थरोली पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो 11th एंड 12th का बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक है उसको पूरी तरह A to Z पढ़ना है। ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए, बिकॉज नीट वाले जो भी एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है वो लोग लाइन पिकअप्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो पहले 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसको हमें कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, ये सारे लाइन पिकअप्स होते हैं बहुत सारे। यानी आपको टेक्स्ट बुक के कोई भी कोने से कोई भी लाइन उठाएंगे और वो आपको क्वेश्चन की तरह बताएंगे और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर हमने थरोली पढ़ा है तो हमें फौरन पता चलेगा कि ये हमने कहीं तो पढ़ा था, और ये लाइन हम फिनिश भी कर सकते हैं हमारे उन ऑप्शंस में सही ऑप्शन को टिक करते हुए। तो पहला जो आपने करना चाहिए डूज एंड डोंट्स में, पहला जो डू है जो आपने करना चाहिए वो है एनसीईआरटी के बुक को थरोली पढ़ना। दूसरा जो डू है वो है कि एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक्स जो भी है उनको बहुत डिटेल में आपने पढ़ना है। अब एग्जाम्पल बेस्ड का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल उन्होंने
बोला है कि आपको एक ऐसे मैमल का एग्जाम्पल देना है जो एग भी देता है और डायरेक्टली न्यूबॉर्न भी देता है, मतलब एक ऐसा मैमल जो एग देता है। तो हमें पता है वो प्लेटिपस है, बट प्लेटिपस का साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटिपस के साइंटिफिक नेम को एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है, एनिमल किंगडम में। तो ये साइंटिफिक नेम्स बेसिकली आपके ऑप्शंस में डालेंगे, कॉमन नेम नहीं डालेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वो लोग लाइन पिकअप्स साइंटिफिक नेम्स के एग्जाम्पल डालेंगे। जैसे आपको पूछेंगे कि जो कौन सा एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका चेम्बर हार्ट का 4 चेम्बर्स है, 4 चेम्बर्ड हार्ट, जबकि हमें पता है सारे रेप्टाइल्स के चेम्बर हार्ट के 3 चेम्बर होते हैं। तो क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके 4 चेम्बर्स है हार्ट में। तो ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में एक एक लाइन में मिलेंगी और एग्जाम्पल्स है ये। और आप अगर एनालिसिस करेंगे जो हमने किया है, वहां पे हमें पता चला है कि 35 to 40% एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक हमने डू करना चाहिए, यानी ये चीज हमने करनी चाहिए। पहला डू है रीडिंग द एनसीईआरटी थरोली। दूसरा डू है वर्क ऑन द एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक्स एज दे कैरी 30 to 40% ऑफ द सिलेबस। और तीसरा तीसरा है डोंट। अब 2 डू हो गए, अभी हमें एक डोंट के बारे में बात करना है। तो वो डोंट है कि डोंट ट्राई टू अवॉइड इकोलॉजी। सर इसके पहले का स्लाइड है, इसके पहले का सर, एकदम पहला स्लाइड, इसके पहले। यस। तो तीसरा अगर आप देख रहे हो तो डोंट है, डोंट अवॉइड द इकोलॉजी यूनिट, जो आखिरी यूनिट है आपके एनसीईआरटी का। अगर आप उठाकर निकालोगे पीवाईक्यूज तो आप देखोगे कि इकोलॉजी को मिनिमम उन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। ये यूनिट एक ऐसा है जिसमें ना कोई इंटरेस्टिंग ऑर्गन सिस्टम है, ना कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है। ये पूरा थियरी बेस्ड यूनिट है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं कि लास्ट मोमेंट में कौन पढ़ेगा, लास्ट मोमेंट में इतना थियरी कौन पढ़ेगा। हम तो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ लेते, बॉडी का सिस्टम पढ़ लेते। बट ये आपको स्कोर देगा, ये आपको स्कोर देगा। और ये जो आप में और बाकी कॉम्पिटिटर में डिफरेंस लाने वाला है, वो ये चीज लाने वाला है। फिर नेक्स्ट पे आप देखोगे टॉपिक ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है, वहां पे आप देखोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी सिस्टम्स है, हमें एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लोकोमोशन का सिस्टम है, बहुत सारे ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम्स है, इसके बारे में A to Z हमें थरोली पता रहना चाहिए। सेकंड, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको मेंडल्स लॉज में कोई इतना नहीं पूछेगा, आपको बेसिकली वो डीएनए के बारे में पूछेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल, उसके बारे में पूछेंगे। और डीएनए से आगे का जो चीजें बनती है, जिसको हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स है। और लास्ट में हमें आता है लैक ऑपेरॉन। और उसी चीज का एप्लीकेशन हमें बायोटेक्नोलॉजी में देखने मिलता है, जिसमें प्रिंसिपल जो है बायोटेक्नोलॉजी का वो जेनेटिक्स पे बेस्ड है। और उसके जो प्रोसेसेस है जिसमें हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे जो काम का जीन है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अब फोटोसिंथेसिस में जो कैल्विन साइकिल है, C3 पाथवे, वो इंपॉर्टेंट है। और C4 पाथवे का क्रैन्स एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज रुबिस्को ये एंजाइम कहीं कहीं केसेस में काम नहीं करता है, उसको काम कराने के लिए हमें एक और एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो हमें C4 पाथवे में देखने मिलेगा। रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल जो है वो, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं हम उसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये सारे, इनके बारे में 2-2 पॉइंट्स हमें मालूम रहने चाहिए, क्योंकि इनमें से 4 प्रमोटर है, एक इनहिबिटर है। वो चीजें हमें याद रहनी चाहिए। इकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट। एंड मिनरल डेफिशिएंसी, ये हमें प्लांट न्यूट्रिशन में देखने मिलता है एवरी ईयर। या तो मैंगनीज का डेफिशिएंसी, या तो कैल्शियम का, या तो आयरन का, ऐसे कोई तो एक डेफिशिएंसी का डिजीज पूछा जाता है आपको।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम पूछे जाते हैं। ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच इज टू बी नीड विच इज टू बी रिवाइज्ड। अगली स्लाइड सर। अब इसके आगे आ, अभी सजेशंस क्या है हम आप सबके लिए जो अपियर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। ज्यादा टाइम आप रीडिंग में अपना इन्वेस्ट कीजिए, चैप्टर्स को रीडिंग में। और ज्यादा से ज्यादा ये जो 10 साल का जो पीवाईक्यूज था 2013 या 14 से लेकर 2024 तक 23 तक, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो 2013 में फर्स्ट बार आया था। अब उसके पहले एआईपीएमटी था, लेकिन नीट आने के बाद से थोड़ा सा उन्होंने लेवल को अल्टर किया है। तो ये 10 साल का जो पीवाईक्यूज है ये पढ़कर आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस आएगा। बहुत सुनो, ज्वाइन करके मैंने ज्वाइन कर। हेलो। हेलो। हेलो, मेरी यस सर, आवाज। यू आर ऑडिबल। हाँ, यस सर। ओके सर। तो सर वो स्लाइड दिखेगी हमें। अब इक्वल बैलेंस हमें रखना है बॉटनी और जूलॉजी के बीच में। और हमें साइंटिफिक नेम्स को मेमोराइज करना है। साइंटिफिक नेम्स को मेमोराइज करने का फायदा ये है कि ये सिर्फ एनिमल किंगडम को नहीं, बाकी के 3-4 टॉपिक्स को भी कवर करता है। जैसे एक साइंटिफिक नेम है, अगर आप कैप्शन में या फिर चैट बॉक्स पे मुझे बता सको कि ये साइंटिफिक नेम आपने कहाँ सुना है, तो मेरी बहुत आई विल बी हैप्पी कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है। एग्जाम्पल है अराबिडोप्सिस कुंथियाना। अराबिडोप्सिस कुंथियाना ये आपने कहाँ सुना है? अगर आपको पता होगा तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि साइंटिफिक नेम सिर्फ एनिमल किंगडम तक नहीं है, उसके आगे भी है। फिर आगे है बी क्रिस्टल क्लियर विथ योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड ट्राई टू लिमिट द डिफिकल्ट टॉपिक्स बाय रिपीटेड रीडिंग। यानी कि अगर आप कॉन्फिडेंट है किसी टॉपिक को लेकर, तो वो टॉपिक में आपने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना ही है, लेकिन जिसमें आपका वीकनेस है उसको वीकनेस लास्ट मोमेंट तक मत रखो। उसको ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड पढ़ने की कोशिश करो, ताकि अगर आपके समझ में भी ना आए तो एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाए। आइडिया जब आता है इंसान को, जैसे असद सर ने बोला, फोटोजेनिक मेमोरी। जब आप बार बार वो चीज को देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें हमें थोड़ा ग्रिप मिल रहा है, और उससे आपका जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसका डिफिकल्टी कम होता जाएगा। फिर सर नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर गुड स्कोर। पहला, आवर टारगेट शुड बी अ मिनिमम स्कोर ऑफ 310। बायोलॉजी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा है और इजी है। अगर आप कंपेयर किए फिजिक्स और केमिस्ट्री को, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट हमारा देना है बायोलॉजी में। मैंने 310 ये फिगर इसीलिए बोला है क्योंकि अगर हम 300 का टारगेट करें, 310 का टारगेट करें, तो बाकी के लोग भी ये चीज कर रहे हैं। उनके लिए भी बायोलॉजी ये एक इजी टारगेट है स्कोर करने का, तो हम उसको भी एज एन इजी टारगेट स्कोर करेंगे, फॉलोड बाय केमिस्ट्री, फॉलोड बाय फिजिक्स। बिकॉज इफ यू वांट अ गवर्नमेंट कॉलेज, आवर स्कोर शुड बी मोर देन 560। तो वो टारगेट तभी अचीव होगा जब हम बायो में 310 मिलाएंगे। क्योंकि एक बार बायो में हमने 300 310 मिला दिया तो 200 250 हम बना सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लेकिन अगर हमारा बायो में स्कोर 300 से कम चला गया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से हम 300 मिला सकते हैं, बट वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमारा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए बायो में हाई स्कोर करना। सेकंड, बायोलॉजी स्कोर विल बूस्ट योर ओवरऑल रिजल्ट एंड रैंक। क्योंकि बायोलॉजी का स्कोर, अभी कुछ बच्चे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कोर अच्छा आता है, बायो का कम आता है। लेकिन आपका सारा मीडियम स्कोर होगा और बायो का हाई होगा, तो आप उनसे अच्छे रैंक में होंगे और मे बी आप उनसे पहले सिलेक्ट होंगे। तो ये चीज है। यूटिलाइज 80 मिनट्स फॉर द सब्जेक्ट। 80 मिनट्स इस सब्जेक्ट के लिए हमने यूटिलाइज करना चाहिए। बायोलॉजी के लिए 90 क्वेश्चंस है। मैंने 80 मिनट्स थोड़े ज्यादा बोले, जैसे फातिमा मैम ने बोला
कि अगर हमें क्वेश्चंस पता होंगे, इफ यू आर थरो विद आवर बायोलॉजी, वी कैन कवर इट विद इन 55 to 60 मिनट्स, और वो जो टाइम बचेगा हम यूटिलाइज कर सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। बट मैंने 80 इसीलिए बोला है बिकॉज समटाइम्स हमें एक बार रीड करने से आंसर नहीं मिलता है, तो इस चीज के लिए। नेक्स्ट है मार्क द आंसर इमीडिएटली इफ फुल्ली श्योर। अभी कुछ बच्चों का टेक्निक ऐसा होता है कि हम सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और लास्ट में मार्किंग करेंगे। ये गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो फौरन सर्कल कर दीजिए ओएमआर पर। कभी ऐसा भी होता है कि हम सारा पढ़ लिए लेकिन टाइम ही नहीं बचा सर्कल करने के लिए, तो आपकी साल भर की मेहनत एकदम पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो जैसे आपको क्वेश्चन आता है उसको सर्कल करके रखिए। और लास्ट है द टाइम सेव्ड इन बायोलॉजी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जैसे हमने कहा कि बायोलॉजी को आप थरोली करोगे तो आपका टाइम सर बचेगा ये उसमें। इसको भी थोड़ा टाइम दो ना। क्या नाम हो है, गया। असगर सर को, तो अभी असगर अली फातिमा सर, मैम को हो गया। असगर अली सर बताएंगे अभी। हाँ हाँ, थोड़ा सा क्योंकि टाइम में खत्म हो रहा है, उसको भी थोड़ा प्रमोट। अभी हो चुका है, अभी असगर अली सर कंटिन्यू करेंगे सर। ओके ओके, असगर सर कंटिन्यू करो, उनके कुछ क्वेश्चन है तो रिप्लाई करो। ओके सर, ठीक है, अभी करता मैं। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन टू आस्क, प्लीज रिप्लाई। Okay, good afternoon, everyone. Those who are present here. Myself, Asghar Ali, biology faculty in ADCI. ओवरऑल जितने भी अभी टीचर्स ने आपको रिव्यू दिया है उसके बेसिस पर मैं कंक्लूड करने जा रहा विद इन 5 मिनट्स। ऑफ कोर्स आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी। अकॉर्डिंग टू डैट सोहेल सर ने ऑलमोस्ट सारे थिंग्स आपको बता दिए। बिकॉज जो थिंग्स मेन रिमेम्बर रखने का, ये तो सब्जेक्ट वाइज सबको ये बता दिया गया है कि आपको कैसे कल को फ्यूचर में कैसे कैसे स्टेप्स लेने का है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हाँ, ओवरऑल सब्जेक्ट तो बात क्लियर हो चुका होगा आपको। एनीबडी इज हैविंग अ डाउट रिलेटेड टू बायोलॉजी, यू कैन आस्क हियर। मैं क्या इसमें डिस्कस करने जा रहा कि लास्ट मोमेंट में जो 1 वीक बिफोर जो एडमिट कार्ड आने जा रहा, तो उसके बेसिस पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। बिकॉज जो सीरियस बच्चे हैं कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। किस चीज़ पे वो लैग कर जाते हैं? चीज़ों को हैंडल करने में ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ड्यूरिंग द एग्जाम्स कुछ मेंटल हिसाब से मेंटल हैबिट्स प्रिपेयर करके आपको जाने का है कि आपको कौन सा स्टेप कब लेने का है, क्या क्या कैरी करने का है, क्या क्या एसेसरी थिंग्स लेके जाने का है ड्यूरिंग नीट एग्जाम्स। वो सबको भी आपको फोकस करके जाने का है। बिकॉज बहुत सारे सीरियस बच्चे ऐसे हैं जो ड्यूरिंग टाइम में थोड़े से मेंटल हरासमेंट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा लेट पहुंच गए या फिर कोई चीज़ कैरी नहीं कर पाए, या एडमिट कार्ड छूट गया, या फिर भूल गए, आधार कार्ड छूट गए, जो भी नेसेसरी थिंग्स है जो एडमिट कार्ड में आपको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, वो सब को अच्छे तरीके से पढ़ करके रीड करके आई आई विल सजेस्ट टू डेट 2 to 3 days ऑल थिंग्स को कैरी करके आप अपने पास रख लो। सो डैट आप ड्यूरिंग द इन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम आपको हैरेस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के छूटने पे। क्योंकि बच्चे मैक्सिमम बच्चे 10 to 20% बच्चे इस वजह से कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो आपको ये प्रॉपर ध्यान रखने का है कि ये सारी चीज कैरी होनी चाहिए। ऑल द थिंग्स शुड बी कैरी विथ यू बिफोर एग्जाम्स। और जो आपको टाइम टेबल दिया गया है कितने बजे से पहले आपको एग्जाम से कितने बजे पहले आपको पहुंचने का है, उस पर भी फोकस होकर के एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचने की कोशिश करें। अदरवाइज ये सब एग्जाम्स ऐसे होते हैं एनटीए के थ्रू कि आपको अगर 5 मिनट भी लेट करते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलती काफी जगहों पे। ठीक है, तो ये सब चीजें फोकस करके भी आपको एग्जाम पे अच्छे तरीके से ध्यान देने का है। ठीक है, बिफोर डेट ऑल द यूनिफॉर्म्स, क्या क्या पहनने का है, कैसे जाने का है, क्या क्या कैरी करने का है, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए रहते हैं वहां पे। तो उन सब चीज को प्रॉपरली फॉलो करते हुए आपको नीट एग्जाम्स में बैठने का है। सो डैट आपको वो मेंटल हरासमेंट जो ड्यूरिंग एग्जाम में क्वेश्चंस को देख के आने वाले, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस को देख करके तो काफी बच्चे की हालत खराब हो जाती है। बहुत बच्चों के जो सीरियस बच्चे पढ़ाई करके जाते हैं, बहुत सारे मेंटल वीक होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो आई होप यही सजेशन रहेंगे हमारी तरफ से कि आप उन सब चीजों में ना फंसे जिसके वजह से ये आपके मेंटल वीकनेस को और बढ़ाएगा।
ठीक है। मेंटल स्टेबिलिटी इन द फर्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से बताया गया था, पॉजिटिविटी, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनली कैसे आपको स्ट्रांग रहने का है, ये सब चीज को आपको फॉलो करते हुए जाने का है। ठीक है। बायोलॉजी में अभी आपने पढ़ा ना, बायोलॉजी में दो पार्ट होते, तो उसको ध्यान से रखने का है कि बायोलॉजी में दो पार्ट थे आपके, एक बॉटनी था, एक जूलॉजी था। इसमें प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे कितने कितने आने वाले, 50-50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से इसका भी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, 35 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने का है, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन करने का है। ठीक है, दोनों में एक समान तुमको मिलने जा रहा है कि आउट ऑफ 35 ये कंपलसरी है, ये आपको टिक करने का है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन में ये ऑप्शनल है, आपको ओनली 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का है। टोटल क्वेश्चन शुड बी 45 क्वेश्चंस आपके लिए होंगे वहां पर, और अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज करते हुए आप इसको कैरी करोगे, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है। ध्यान मेंटली मतलब क्या होता है ना, बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में अपने नंबर्स खो देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वन क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा वैल्यू रखता है। तो बायोलॉजी में आपको ध्यान रखने का है कि ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन नहीं जाने का, ये दिमाग में नहीं सोचने का है कि बायोलॉजी में जो पढ़ के गया वो इतना ज्यादा इजी है कि मैं आराम से कर लूंगा। आराम से नहीं, क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार, टाइम बचाने के चक्कर में बच्चे इतना स्पीड में क्वेश्चंस को मार्क करते हैं, आंसर्स को मार्क करते हैं, एमआर सीट को, ओएमआर को इतना स्पीड में मार्क करेंगे कि जो 3 को मारना चाहिए सी को मारने की जगह पे डी मार्क करके आ जाएंगे। तो वहां पर भी फोकस्ड होने का, वहां पर सर्कल को कैसे फिल करने का है, कौन से बॉल पेन से फिल करने का है, वो सब फोकसली अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए करना। अदरवाइज आपका आंसर सही होते हुए भी आप नंबर को लॉस करने जा रहे हो, और आपको वैल्यू पता है, एक क्वेश्चन का छोटा सा मिस्टेक की वजह से 4 मार्क्स कैरी खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस वन वो अलग होगा। तो एक क्वेश्चन का मिस्टेक से आपको 5 मार्क्स कर सकते हैं। हाँ, तो आपका वो रैंक काफी ज्यादा हद तक घट सकता है। तो उस चीज को फोकस है कि हर साल इतने सारे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन क्वेश्चन और 1 मार्क्स के वजह से सिलेक्शन में नहीं हो पाते, और ड्यू टू देयर सिली मिस्टेक्स। तो वो सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करने का है, आपको वैसे मिस्टेक्स नहीं करने का है, तो प्रॉपरली अपने आप को फोकस्ड होकर के क्या करने का है, चीजों को हैंडल करने का है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप होगे, आपका मेंटल स्ट्रेंथ होगा, और आपका फिजिकली आप वहां प्रेजेंट होगे, दूसरा कोई हेल्प नहीं करने वाला होगा, कोई टीचर्स नहीं होगा, कोई आपको सपोर्टर्स नहीं होने जा रहा है। वहां पर सारे अननोन है, दूसरों को चक्कर में नहीं रहने का है कि दूसरे कैसे बैठे हैं, कैसे ड्रेसअप कर रहे हैं, कैसे एग्जाम दे रहे हैं, बस खुद ऐसा अपने आप को फील करने का है कि सिर्फ और सिर्फ उस क्लासेस में, उस बेंच पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई नहीं बैठा। यू आर अलोन इन द एग्जाम्स, यू आर नॉट हैविंग एनी कलीग्स विथ यू। जस्ट इमेजिन करके आपको वहां पर पेपर देना है, वहां पर दोस्त भी आपका खुद होंगे, और आपका क्वेश्चन पेपर और आपका ओएमआर सीटी फ्रेंड होगा वहां पर। जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा वहां पर एग्जाम ड्यूरिंग टाइम है, वो आपका पेन होगा। उस पेन के हेल्प से आप सब कुछ करने को हो, आप अपना फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हो उस पेन के हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, प्लीज बी केयरफुल, बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, शुड बी इन लेस कॉन्फिडेंट, दैट मच। वन मिनट। I hope it is clearly visible to you, all of you. So these are the things. हाँ, अभी सोहेल सर ने आपको बताया कितने मार्क्स एटलीस्ट एवरेज बच्चों को थिंक करने का है। जो सीरियस बच्चे हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुझे 360 से एक भी नंबर कम आए। ऑफ कोर्स जो एवरेज बच्चे हैं, जिसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसको मालूम कि मेरे से मिस्टेक हो सकता है, तो 300 से ऊपर हमेशा स्कोर करने की कोशिश करें, not less than that. Because if you want to selection, be please students, you should have to be scored more than 310 or 320. हाँ, because this year बहुत सारे कंपटीशन बढ़ चुके हैं, मोर देन 25 लाख स्टूडेंट ने इस बार अपियर करा है, तो मे भी कट ऑफ भी ज्यादा होगा। तो उस बेसिस पर आप लोगों को प्रॉपरली फोकस होकर पेपर देने का है कि एक सिली मिस्टेक भी आपके लिए आपका लाइफ का डिसीजन कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इसेंशियल। हाँ, तो उस हिसाब से आपको कैरी करना है, सारी चीजों को फोकस्ड रहना है। जो भी टीचर्स ने अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दिया, रिव्यू दिया, उसको फोकस करें, उसको फॉलो करें, और उसके बेसिस पर अपना एग्जाम्स के लिए तैयारी करें जो भी दिन बचे हुए हैं। अभी मेरा एक सजेशन और रहता है एक्स्ट्रा बायोलॉजी स्टूडेंट को, कि बायोलॉजी व्हाट ऑल द सब्जेक्ट्स शुड फॉलो दैट। बायोलॉजी में जब भी आप लोग पढ़ोगे ना, एक तो एग्जाम्पल्स के साथ जो फिगर्स का रीड आउट करना होता है वो तो अच्छे से पढ़ना ही, उसमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते ही हैं। बट वॉट एवर द लॉन्ग थिंग्स यू आर गोइंग टू
study na, you should have a notes on your notes should there be, हाँ, आपका नोट्स वहां पर खुद से आपका नोट्स होना चाहिए। आप जो भी बुक में पढ़ रहे हो एनसीईआरटी को 10 मरतबा पढ़ो, 20 मरतबा पढ़ो, बट यू हैव टू स्टडी अगेन एंड अगेन, बिकॉज एनसीईआरटी के वर्ड में 100 मीनिंग छिपे रहते हैं एक सिंगल वर्ड में। तो आपको उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको फोकस्ड करना है, उसके वर्ड्स को इंपॉर्टेंटली याद करने का है। क्योंकि याद करने से बेसिस क्या होता है, एक ही वर्ड्स पे 2-3 क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं नीट्स में। तो नीट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्स माना जाता है। डायरेक्टली अगर वही डायरेक्टली और इजीली बता सकता है बच्चा जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करा है, कंप्लीट अच्छे तरीके से रीड आउट करा है, बार बार रीड आउट करा है, और उसको याद होंगे कि ये क्वेश्चंस किधर का है, तभी जाकर के बच्चे पूछेंगे। बच्चे क्या बोलते हैं एग्जाम से बाहर आकर के, सर इस बार तो 10-15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया, आउट ऑफ एनसीईआरटी आया। एक भी एनसीईआरटी के आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है क्वेश्चन, सारा का सारा एनसीईआरटी आता है। बस रीजन ये होता है कि वो बच्चे ने कहीं ना कहीं लैग करा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने में, इस वजह से उसको ऐसा फील होता है। केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, सभी को कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर मेरा ये है कि जब भी आप नोट्स बनाओ, आपको उसको फ्लो चार्ट बना करके बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। फ्लो चार्ट में पढ़ोगे तो चीजें आसान होंगी। जैसे एज एग्जाम्पल मैंने क्या पढ़ा, यहाँ पर मैंने पढ़ा टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में क्या हो गया, टिश्यू में तुम्हारा हो गया प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू ये सिंपल टॉपिक है, एंड एनिमल टिश्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, plant tissue is going to be again differentiated into number of things, that is meristematic tissue and permanent tissue. Okay, so meristematic tissue again going to be distributed into apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem. Permanent tissue is going to be distributed into two, simple and complex. Simple is again going to be distributed into three, that is parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. This complex is going to be distributed into two, xylem, phloem. Again, xylem is going to be four. Again, phloem is going to be distributed into four. Similarly, animal tissue. Animal tissue is going to have four types of animal tissue. Which one? First is हो गया आपका epithelial, muscular, connective, nervous. Epithelial is again going to squamous, columnar, cuboidal. These are the things. Muscular, three things: striated, non-striated, cardiac. Connective tissue, bones, lymph, blood, कार्टिलेजेस, दीज आर द थिंग्स गोइंग टू बी कम्स अंडर। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर आओगे, नर्वस सिस्टम के अंदर आओगे तो वहां पर सीएनएस, पीएनएस, फिर सीएनएस अगेन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर द थिंग्स। control and coordination, last chapter and second last chapter of the 11th class of the human physiology, you are going to completely understand in the flow chart if you are going to write under the nervous tissue all the things CNS, PNS, and going to read out like that flow chart. So all the things टिश्यू, सेल, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड दीज नर्वस टिश्यू आराम से आप फ्लो चार्ट में बना करके 2 चैप्टर को फ्लो चार्ट में पढ़ सकते हो। वो आपका टाइम भी बचाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, और आपको अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ाएगा, मेमोरी भी बढ़ाएगा। दीज आर द थिंग्स यू शुड फॉलो। आई होप ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स शुड गेन मैनी पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम दिस लेक्चर। किसी को भी डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क बाय मैसेजिंग ऑल्सो, वॉट एवर द थिंग्स। This is the end of the topic. This is the end of the lecture of today. And thank you everyone to be present over here. या कुछ बोलेंगे? Thank you, sir. Do we have any questions from the audience? जी जी जी, yes. They can ask now. Yeah, if you want to ask any question, please unmute yourself. You can directly ask, speak and ask the question. Okay. Anybody here, students, those who are having any type of doubt related to biology, you can ask now. And whatever I am having, I want to ask you that what are the topics that is going to comes under the just 2 to 3 questions I'm going to ask you. Just the things is, just tell me how many chapters are going to comes under the plant physiology. Just the things, if you want to and tell me the answers, you can unmute yourself and tell the answers, or you can write also in the chat box. How many chapters are going to comes under the plant physiology? Just the thing,
If you are a NEET student, biology student, you should remember these things so that the only you are going to have a proper knowledge of biology, so that you will completely and clearly you are going to have your questions completely tick the questions correctly in the NEET exams. How many chapters are going to comes under the plant physiology? If anybody wants to answer, please answer. Just we will take 2 to 3 questions, not more than that. Yes. Some are telling that 3, some are telling 3. Memuna Zabin 3, Mr. Kaf 3, Sahila Sadaf 3, Mohammad Rehan 4. Sir, is earthworm in syllabus? अर्थवॉर्म सिलेबस में आपका नहीं है, सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है, अर्थवॉर्म से क्वेश्चंस आपका नहीं आने वाला है, बिकॉज इन एनसीईआरटी ऑलरेडी इट इज डिलीटेड. ओके, लाइक दैट. Malvasia, arrangement of sepals and petals along with soil sexer, petal along with the fusion, cruciferia. These are the important points. You should note down it. These are the NCERT questions, NCERT topics from the morphology of the plants. You should remember all these things. Which organism is to be asked, frog or cockroach? You should remember about the cockroach. Frog is out of syllabus. Sometimes from the related question going to become under cockroach. You should कॉकरोच से आप अच्छे से पढ़ करके जाओगे, कॉकरोच में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. फोटोसिंथेसिस, पीजर रेस्पिरेशंस, या आल्सो ऑफ कोर्स these are the chapters coming under the plant physiology. Yes. Anybody want to ask the questions? Yes, you can. Please confirm once that this digestion process is coming or not under human physiology. This time I think NTS deleted this chapter. Digestion process that is comes under the topic of human physiology, first chapter. Please confirm first, confirm it. Okay. And if I am going to ask you what is weightage of new families added in morphology, yes, already sir has given to you. Okay. Tissue culture in biotechnology, yes, of course it is going to comes under tissue culture is going to come. It is a very important topic. In biotechnology it is going to have. Yes. Anybody? Okay, then we should have end these topics. Lot of time we have taken already.